Note down the first question. Member of company limited by guarantee have twofold liability. Have twofold liability. Second question note करना. Return of allotment is to be filed. Return of allotment is to be filed in case of reissue of forfeited shares. In case of reissue of forfeited shares. Third question note करना. If article authorize preferred shareholders comma can file a suit for non-payment of dividend even if the dividend is not declared at the AGM. Even if the dividend is not declared at the AGM. एक्सप्लेन, ये सब तीनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है. चलो फटाफट वन बाय वन एक्सप्लेन करो. Filed in case of reissue of forfeited shares. Filed in case of reissue of forfeited shares. चलो पहला वाला कौन बताएगा? पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? टू-फोल्ड लायबिलिटी मतलब इसकी डबल लायबिलिटी है. टू-फोल्ड मीन्स दे हैव टू लायबिलिटीज. इस तरीके का क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जाम का A, B, C और एक और D पार्ट इसका, जो भी आपको नहीं पढ़ाया है. ये 3 आपको पढ़ा चुकी हूँ. फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है और एक इस चैप्टर से रिलेटेड है, और हर क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. तो यहाँ पे आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है, आपको जवाब देना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. अब आप इसको कैसे आंसर करोगे? यस और नो से स्टार्ट करोगे कि पहले लॉ का प्रोविजन लिखोगे? यहाँ पे जैसे स्कूल में करते थे, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नहीं, ऐसे आंसर नहीं करना है. क्यों नहीं करना है इसका भी मैं लॉजिक देती हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रेजेंटेशन गलत है. प्रेजेंटेशन सही है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपने जो यस और नो से स्टार्ट किया है, मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन था हैज अ टू-फोल्ड लायबिलिटी, क्या ये स्टेटमेंट सही कि नहीं सही है? फटाफट बताओ, सही है कि नहीं सही है? जो कंपनी लिमिटेड विथ गारंटी होते हैं उनके मेंबर्स की टू-फोल्ड लायबिलिटी मतलब डुअल लायबिलिटी होती है. क्या ये स्टेटमेंट सही कि गलत है? आपके हिसाब से गलत है. आपने शुरू किया कि नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और आपने आगे एक्सप्लेनेशन दिया. ठीक है, मैं एग्जामिनर, मैंने आपका पेपर पढ़ा, आपने शुरुआत किया दिस इज इनकरेक्ट और आपका आंसर ही गलत है. ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो आपने तो शुरुआत कर दी नो दिस आंसर इज इनकरेक्ट बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो मैं आगे आपका प्रोविजन क्या पढ़ूंगी कि आपने अंदर क्या लिखा है.
मैं तो को काट के सीधे क्या दे दिया, 0 दे दिया ना, 0। आपने पहली लाइन ही शुरुआत कर दी, आपने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि ये गलत है। अब मुझे अंदर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि आपने रीजन क्या दिया हो, पर यही में अगर आप पहले रीजन देते और बाद में अगर कंक्लूजन में लिखते कि हेंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो मैं पहले आपका पूरा रीजन पढ़ती, तो हो सकता है आपका रीजन मुझे ठीक लगता, और लगता कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, तो आपने कंक्लूजन गलत ड्रॉ किया, तो हो सकता है मैं लीनियंट होती तो मैं आपको उसमें 2-3 नंबर एक्सप्लेनेशन के दे देती। पर चूंकि आपने शुरुआती कंक्लूजन से स्टेटमेंट दे दिया है, तो मैं अंदर पढ़ूंगी ही नहीं कि रीजन क्या होगा। मुझे तो यही लगेगा ना कि रीजन भी ऐसे ही होगा, फॉल्स रिलेटेड, तो मैं अंदर नहीं पढ़ूंगी, आपको 0 दे दूंगी। तो इम्पैक्ट मार्क्स का पढ़ा कि नहीं पढ़ा यहाँ पे, जो गुंजाइश थी 2-3 नंबर की वो चली गई। तो हमेशा क्या ट्रिक अपनाना, अगर इस टाइप स्टेटमेंट हो तो लास्ट में कंक्लूजन। केस स्टडी भी है तो अगर केस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी है तो पहले कोई कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन आखिरी में देना है कि हमको क्या लगता है इस स्टेटमेंट के बारे में, पहले पूरा रीजन समझा दो। अब आप सबने कहा कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? हमने पढ़ा था जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक कंपनी लिमिटेड विद गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड कंपनी लिमिटेड गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। तो जो कंपनी लिमिटेड गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, उनके पास डुअल लायबिलिटी आ गई, उनको शेयर का भी पैसा देना है और गारंटी का अमाउंट भी और द बाइंडिंग का देना पड़ेगा, तो नाउ दे हैव डुअल लायबिलिटी। आया समझ में कैसे डुअल लायबिलिटी हुई? एक तो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर और दूसरा गारंटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप, तो दे हैव अ 2-fold लायबिलिटी। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? द कंपनी लिमिटेड विद गारंटी आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कंपनी लिमिटेड with guarantee having no share capital and another is company limited with guarantee having share capital. In company limited with guarantee having share capital, the members will have a dual liability, will have a 2-fold liability. क्या 2-fold liability है? The member has to pay unpaid amount of the share as well as the amount of guarantee at the time of winding up. So hence the above statement is correct. ऐसे आंसर करोगे और इसमें 5 नंबर तो बीकॉम की तरह भरना नहीं है पूरा पन्ना, इतने ही लिखोगे तो भी 5 नंबर मिल जाएगा। बीकॉम और स्कूल की क्या मेंटालिटी होती है, जितने मार्क्स उतना भरना है, प्रोफेशनल एग्जाम में इतना भरना नहीं होता है, टू द पॉइंट लिखो। इतने में भी अगर 4 लाइन आपका प्रोविजन पूरा आ रहा है 4 लाइन में, तो आपको उसके 4 लाइन के 5 नंबर एग्जाम में दे देगा, लाइन गिन के नंबर नहीं मिलते प्रोफेशनल एग्जाम में, हमेशा याद रखना। बकवास लिखोगे तो एग्जामिनर इरिटेट होकर नंबर काट देगा कि इसको टू द पॉइंट नहीं पता है तो ये कहानियां लिख रहा है। तो वो हो सकता है उस क्वेश्चन में तो उसने मेहनत कर ली पढ़ने की, अगले क्वेश्चन में वो अगर आपने वैसी कहानी लिखी होगी तो वो पढ़ेगा ही नहीं, वो आपको अपने प्री सेट माइंड से ही दे देगा। एक इमेज बन गई ना कि ये बच्चा जो है वो टू द पॉइंट नहीं लिखता है, ये कुछ भी लिखता है, तो उसका इतनी मेहनत क्यों करेगा? शुरू के 4-5 लाइन पढ़े, लास्ट के 4-5 लाइन पढ़े, सही लगा तो नंबर दे दिए, नहीं सही लगा तो नहीं नंबर दिए। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये तो अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है। This statement is correct or incorrect? बताओ भाई, ये तो अभी पढ़ा है हमने, स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है?
Return of allotment is to be filed in case of reissue of forfeited share. Incorrect statement. अभी हमने पढ़ा तो उसको कैसे आंसर करोगे? केस लॉ का नाम याद है तो लिखना, इसके 1 नंबर मिलेंगे केस लॉ के, क्योंकि ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि आपकी किताब में इसका केस लॉ दिया हुआ है। नहीं याद है तो गलत केस लॉ का नाम नहीं लिख के छोड़ देना, ठीक है? तो सिर्फ प्रोविजन समझा देना कि सिंस री इशू इज नॉट अ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इट इज only a share of sale of shares, so hence here return of allotment is not required to be filed। और अगर केस लॉ याद है लिखोगे as per the decided case law of श्री गोपाल जलान and company versus Calcutta Stock Exchange, the company या the exchange was not required to file return of allotment in case of reissue of forfeited share, as it is not considered as fresh allotment of share. The nature of reissue of share is basically sale of shares. अगर हम कोई भी केस लॉ का नाम दे रहे हैं तो हमें बहुत मतलब इलैबोरेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केस लॉ का नाम हमने एग्जाम में रिपोर्ट करना नहीं, एक्सप्लेनेशन तो देना ही आपको। केस लॉ में जो एक्सप्लेन है वो तो आपको देना ही देना है। अगर आपको नहीं याद है केस लॉ का नाम तो आपको केस लॉ के अंदर कंटेंट तो याद होगा ना, वो कंटेंट लिखोगे। अगर केस लॉ का नाम याद है तो केस लॉ के नाम के साथ वो कंटेंट लिखोगे, ठीक है? कंटेंट तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। जब तक आप कंटेंट नहीं एक्सप्लेन करोगे तब तक आप आगे कंक्लूजन नहीं दे सकते उसका। नहीं, सिर्फ यहाँ तक याद करना है आपको, ये नाम बस, आगे ईयर नहीं आपको, या ये सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड, ये सब कुछ नहीं याद करना है, बस इतना केस लॉ का नाम, जैसे यहाँ पे नीचे वाले में यहाँ तक। और खैर सबका नाम तो हो सकता है ना याद हो, अगर कोशिश करोगे तो मैक्सिमम नाम याद हो जाएगा, हो सकता है सबका नहीं याद हो, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है? नाउ थर्ड क्वेश्चन, फटाफट बताओ थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड अगर उनको नहीं मिला तो वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकते कि नहीं कर सकते? कंपनी अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, क्या क्वेश्चन है? कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है और प्रेफरेंस शेयर वाले क्या क्लेम कर सकते हैं अपना डिविडेंड? कर सकते हैं। कितने लोग कह रहे नहीं कर सकते हैं? रीजन नहीं कर सकते। अच्छा, और जब इशू किया था अगर लिख के हमने दिया था 8% प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो ये 8% क्या हर साल डिक्लेयर करना पड़ेगा? ये तो देना ही देना है ना हर साल, चाहे डिक्लेयर हो ना। डिक्लेयर किसके लिए होता है? इक्विटी वालों के लिए डिक्लेयर होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में वो होता है इक्विटी के लिए। प्रेफरेंस वालों के लिए तो बाय डिफॉल्ट है, उनको तो हर साल जो रेट कैरी कर रहे हैं वो रेट तो उनको पे करना ही करना है कंपनी को, चाहे वो इक्विटी वालों को डिक्लेयर करे या ना करे। तो अब चूंकि डिक्लेयर नहीं हुआ है तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेफरेंस वाले अपना अरियर जो उनको बैलेंस है जो उनका डिविडेंड, उसके लिए वो कंपनी में सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है? सिग्निफिकेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. तो इट इज अ प्राइमरी एविडेंस. देख के आप पढ़ के बता सकते हो कि किसके नाम पे शेयर्स है. ठीक है, प्राइमरी एविडेंस है. अगर सर्टिफिकेट में कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो किसकी जिम्मेदारी है? मिसस्टेटमेंट की. सर्टिफिकेट में कंपनी की जिम्मेदारी होगी, बिकॉज कंपनी हैज इशूड द सर्टिफिकेट. तो यहाँ पे इफ एनीथिंग एनी फैक्ट देयर इज नॉट ट्रू, या अगर कोई कंपनी ने उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी है और दूसरे पर्सन ने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक्ट किया है, तो कंपनी हैज टू पे द compensation for any damage caused to that person because of misstatement in the certificate. ठीक है? Certificate is only a documentary evidence that the share certificate declaration by company that person is whose name the certificate issued is the shareholder of a company. This is the what? Documentary evidence. Document है. Otherwise कहाँ से और चेक कर सकते हो? रजिस्टर ऑफ मेंबर से. रजिस्टर ऑफ मेंबर से देख सकते हो. ठीक है, तो एक प्रूफ है इससे शेयर सर्टिफिकेट से. दूसरा प्रूफ कहां से होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर. अगर आपका नाम चढ़ा है तो आप कंपनी के मेंबर हो. कोई ये नहीं डिनाई कर सकता कि आप कंपनी के मेंबर नहीं हो. अगर आपका नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ा है तो कोई ये प्रूफ भी नहीं कर सकता कि आप इसके मेंबर हो. भले आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना, उससे मतलब नहीं है. रजिस्टर में नाम चढ़ना इज कॉन्क्लूसिव एविडेंस. शेयर सर्टिफिकेट होना इज अ प्राइमरी एविडेंस. रजिस्टर में नाम होना इज अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस. दिस इज हेंस प्रूव होगा यहां से कि आप मेंबर हैं कि नहीं है. रजिस्टर पे नाम है तो मेंबर है, रजिस्टर पे नाम नहीं है तो मेंबर नहीं है. ठीक है, भले आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना, उससे मतलब नहीं है. कंपनी का कभी फॉल्ट भी हो सकता है कि अगर किसी को यहाँ अगर कंपनी का फॉल्ट है कि उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो ऑफिसर डिफॉल्ट के ऊपर फाइन लगेगा. ओके, तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं आज की. थैंक यू.